ये फेंकोगे ऊपर कर दो। ये अच्छा हमने फ्लैट स्क्रीन कर दी। हाँ देखो क्लिक देखो चलो ब्लैक ब्लैक कर रहा है। ताकि उन्हें पता लगता है कुछ हो रहा है। जी जनाब, ऑनलाइन हजरात, कैमरा, स्क्रीन, आवाज तीनों चीजें क्लियर है? डन हो गया। मैं बता ही रहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज तो फिजिकल क्लास भरी हुई होगी। ये बच्चे रिजल्ट की छुट्टियों में बहुत जोर से घर चले गए और आपको तो छुट्टी भी कोई नहीं हुई थी, आपका तो बैच चल रहा था इंट्रो रेफर 1 का। बस फिर आप लोग ही होंगे उस क्लास में भी, बाकी तो सब चले गए होंगे। तो जनरली मैं सोच रहा था अब रिजल्ट आया है, बच्चों ने रिजल्ट देखा होगा, फिर गौर से देखा होगा सबसे गंदा रिजल्ट कौन सा सब्जेक्ट का आता है। आपको नजर आया होगा इंट्रो का सबसे गंदा रिजल्ट, लेकिन इंट्रो में तो बच्चे एंड पे पेपर से ही भाग गए थे, बागी हो गए थे। तो अगर इंट्रो को साइड पे कर दें तो सबसे गंदा रिजल्ट लॉ। लॉ ने मतलब अपनी रीत बरकरार रखी और गंदे तरीन रिजल्ट में जो है वो दोबारा से शामिल हो गया, लेकिन वो था पूरा वाला बिजनेस लॉ। आप लोग पढ़ रहे हैं प्यारा वाला भी लो, प्यारा क्यूट सा छोटा सा बेचारा जो है फौरन से खत्म हो जाने वाला। लेकिन होता ये है कि रिजल्ट वाले दिन आपका या रिजल्ट आता है या आपको इबरत मिलती है दूसरों के रिजल्ट से। तो मेरा था कि जिन बच्चों का रिजल्ट आया होगा वो सीरियस हो गए होंगे कि अब तो हमने बहुत दिल जमी से पढ़ना है, और जिनका नहीं आया वो दूसरों के रिजल्ट देख के इतने घबरा गए होंगे कि वो क्लास में आएंगे। तो आज तो ये क्लास तो आज अपने 15% स्ट्रेंथ पे भी नहीं पहुंची। 1 मिनट ऑनलाइन में देखते हैं, शायद यहाँ 300 बच्चे आ गए, शायद 34 बच्चे। ये कहीं इनको टेस्ट की कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों को? क्या टेस्ट का क्या मैसेज है? नहीं तो टेस्ट तो हम लोगों ने गाइड कर दिया था, तो मुझे भी नहीं पता जी। नहीं लेकिन हमारी उसके बाद कोई करस्पॉन्डेंस नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ हमारी कोई आपने कहा था कि सिर्फ ऑडिट में कहा था, यहाँ थोड़ी कहा नहीं, यहाँ तो उनको एकदम से छुट्टी हो गई थी, ये तो याची में चले गए। अब अगले 2-3 दिन पढ़ेंगे और फिर एक इकट्ठा टेस्ट लेंगे, ठीक है? अगर फोटोकॉपी कराने गए में वो तो उन्हें रोक दें। असल में पता है कि हमारी एक ऑडिट में कन्वर्सेशन हुई थी, तो वो ऑडिट सब्जेक्ट में, क्योंकि उधर हमारे पास दिन कम थे तो और ज्यादा होता है तो वो हमने फिर आज ही के ऊपर टेस्ट कर लिया था। लेकिन इधर तो जितनी भी छुट्टियों कम है, ये बच्चे तो मतलब इनका तो छुट्टियों से पेट भरता ही नहीं। तो ठीक है, वो बीलो सीलो में टेस्ट नहीं है, ये तो बरगजीदा लोग हैं। तो खैर असल में टेस्ट फिर इकट्ठा करेंगे ना तगड़ा, तो 3 एक चैप्टर तो हो ना, उसमें मजा तो आए ना थोड़ा सा, तो मतलब कुछ जिंदगी का मजा। 2 छोटे छोटे हो गए, एक छोटा सा क्यूट सा और चैप्टर ऐड कर देंगे। अगर आपने किताब को गौर से देखा है तो चैप्टर का नंबर आप बताएंगे वो कौन सा चैप्टर होगा, जो क्यूट भी है मासूम सा भी है। एक भाई ने यहाँ से सही जज किया, नहीं नहीं चलें, निशानी ये है कि ऐसा चैप्टर जो अभी आप एक सफा पलटे और खत्म हो जाए, मतलब 2 वर्गों के ऊपर मौजूद हो। चलें एक और निशानी बताता हूँ, ये चैप्टर एक सफे पे आ सकता था, लेकिन मुझे लगा कि इसको थोड़ा फैलाना चाहिए, मैंने एक डायग्राम बीच में डाल दी ताकि ये अगले सफे पे खत्म हो। किताब ही नहीं, मेरा ख्याल था आप लोग बड़ी एक्साइटमेंट में देख रहे होंगे कि क्या सारी किताब सॉफ्ट में आपके पास मौजूद है।
अच्छा जी, सवाल चेंज हो गया। उन्होंने कहा सर बुक आएगी कब? तो आप लोगों को तो इंतजार ही नहीं चाहिए, आपके पास तो सॉफ्ट में कब से शेयर हो गई है। ठीक है, खैर बुक पब्लिकेशन के प्रोसेस में ही है और उन्होंने मुझे आज का बताया था कि आज आ जाएगी, लेकिन मैं ऑन सेफर साइड उनके वादे को 2-3 दिन आगे का काउंट करता हूँ, तो शायद वो सैटरडे तक किताब ले आए और आ जाए तो ये मेरे ख्याल में एज अर्ली एज पॉसिबल आपको भिजवा देंगे। एक भाई चैप्टर 10 तक पहुंच गया। तो चैप्टर 10 ऐसा चैप्टर है जो बेचारा बहुत ही मासूम सा है। हैंडआउट आपको साथ साथ किसके, हाँ जो भी हम आगे पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। तो हाँ एक काम करते हैं, वो जो अगर नुमाइंदा टेस्ट की कॉपी कराने गया था ना, उसे कहें टेस्ट छोड़े, लिंक आपके पास चैप्टर 10 के हैंडआउट्स ला, वो आगे पीछे का एक सफा है, वो यहाँ पे रखने एंड पे नहीं देते। ये हमारा सबसे खूबसूरत काम होता है। ठीक है जी। तो भाई को खुदा का खौफ करें, मतलब आप तो ना करें, वो जो नहीं है उनको मैं मुखातिब कैसे करूं। आप रात जब 1 बजे चुपके से ये वीडियो प्ले कर रहे होंगे कि आज हुआ क्या क्लास में, तो इस टाइम पे मैं बड़ा गम और गुस्से का इजहार किया इस बात पे कि क्लास आज जरूरत से ज्यादा खाली है। नीचे बेचारे फ्रंट ऑफिस वालों के भरम नहीं खत्म हो रहे, बच्चे आगे कह रहे हैं सर पोस्ट में एडमिशन लाया, कहते नहीं 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 क्लास भरी हुई है मत आना। बच्चे आएंगे इधर उधर तो बिस्ती हो जानी है कॉलेज की। वो कह रहे हैं वो कुर्सी नहीं है क्लास में, इधर जनाब बच्चा नहीं है। ठीक है जी। तो बुक मोस्ट प्रॉब्ली वीकेंड तक आ जाएगी और मेरे ख्याल में ये एज अर्ली एज पॉसिबल फिर डिस्पैच वाला काम भी कर लेंगे। जो फिजिकल हाजरीन है उनको तो यहीं से मिल जाती है नीचे से। ठीक हो गया। तो पता लगा रिजल्ट कैसा है, लोगों का रिजल्ट पता लगा, थोड़ा सा डर नहीं लगा? लगा। सीरियस होने का इरादा कर लिया, वादा भी कर लिया, अल्लाह खैर। और टेस्ट से भाग रहे हैं, टेस्ट की नाम सुनते ही हालत खराब हो गई। ठीक है, वो असल में वो टेस्ट के मैसेज से भी जो है वो बच्चे घबरा गए। अच्छा मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ऑडिट के अलावा हमारा, क्योंकि लॉ पे तो भी हमारी एक और डिस्कशन बाकी थी। ठीक है जी, हमारा वो जो लॉ में मिसकम्युनिकेशन हमारी साइड से हो गई थी, आप लोग आजाद हैं। आप लोग इकट्ठे बड़ा वाला टेस्ट देंगे जिसमें 3 चैप्टर ही हैं, मतलब कुछ तो मजा आए ना। अच्छा वो कहना ये चाह रहे हैं कि जब हमने क्लास और टेस्ट दोनों का कहा था कि दोनों होगी, तो मतलब बच्चे कम से कम क्लास लेने ही आ जाते। चलें एक काम कर लेते ना, ये गलत फहमी ज्यादा से ज्यादा आज के दिन की हो सकती है, कल शायद यहाँ पे मतलब जो है ना एक तूफानी रश हो। अब मुझे बार बार इनकी शुरू वाली उस गलती पे गुस्सा आ रहा है। मैंने शुरू में इन्हें कहा था कि ये सिर्फ फिजिकल बैच रखें, जब इन्होंने ऑनलाइन की ऑप्शन दे दी है ना, तो बस फिर उसके बाद बच्चे कह रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं छुट्टी कर लो, हम तो घर देख लेंगे। और जब घर ही देखना है तो लाइव क्यों देखें, रिकॉर्डेड देख लेंगे। और फिर अगला जुमला क्या है, रिकॉर्डेड ही देखना है तो आज क्यों, वीकेंड पे। और वीकेंड पे जब इतनी कमिटमेंट्स होती हैं तो कोई बात नहीं, एक दफा फाइनल खत्म हो जाए। बच्चे इतने नॉन सीरियस है ना, दिल कर रहा है बंदा ये दुआ करे कि पाकिस्तान ना आगे तक ना जाए, मतलब कम से कम बच्चे तो सीरियस हो जाए। आप लोगों का वर्ल्ड कप ही नहीं खत्म हो रहा, 2 मैच रह गए, उसके बाद सीरियस हो जाएंगे, अल्लाह करे। तो खैर अगेन नॉर्मली बाकी क्लासों में तो रिजल्ट के बाद एक स्पीच होती है, थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप लोगों के तो आधे बच्चों का तो रिजल्ट ही नहीं आया। जो पेपर आपने देना था वो तो एंड पे एग्जाम करा के बैठ गए। मुझे ये बताएं कि एमएफ एग्जाम किया कि नहीं किया, एमएफ बचाया या नहीं बचाया? अच्छा नहीं वो वाला बचाया नहीं, यानी एमएफ से जान छुड़ाई या नहीं छुड़ाई? बीएम कितनों ने दिया था आपने से? अच्छा अवाम वो भी कम है बीएम देने वाली। तो आप में से एमएफए आप लोग बचा पाए या नहीं? अरे वाह, यानी कि आपने आते साथ ही जो है वो एमएफए भी बचा लिया, इंट्रो ईगो भी एग्जाम करा दिया। कहीं आप वो लोग तो नहीं जिन्होंने एफएससी के पेपर में भी बगैर पेपर के रिजल्ट लिया? नहीं, आप लोगों ने पेपर दिए थे। ठीक, चलें ये तो जबरदस्त काम हो गया, क्योंकि खुशी सबसे ज्यादा रिजल्ट वाले दिन उन बच्चों की हुई जो बीएम देके एमएफए ले गए। अच्छा बस मोहब्बत करने वाले बच्चे हैं, वो जरा जज्बाती हो गए होंगे बीएम के वाले। वाह, तब तारीफ की जब सब्जेक्ट ही खत्म हो गया, मतलब जिंदा होते हुए जो है रिकग्निशन नहीं हुई। चले खैर
एमएफए काफी मुश्किल पेपर। हाँ मतलब एमएफए बीएम से मुश्किल है। सर में एक कंफ्यूजन ये हो रही है कि लोग कह रहे हैं सर बीएम दिया था वो रह गया तो अब एमएफए उठा लेना, तो हम उन्हें कह रहे हैं कि भाई ये बीएम और एमएफए रिप्लेसमेंट नहीं है एक दूसरे की। ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो, वो नहीं दिया तो चलो वो दे दिया जाए। इसमें बीएम भी वो वाला नहीं है जो पहले बच्चों ने पढ़ा था, उसमें से तो एक दो चैप्टर्स का हल्का सा पोर्शन। तो इसलिए अगर आपका कोई दोस्त ये जज्बाती हरकत कर रहा है कि चलो बीएम रहता था चलो एमएफए दे देते हैं, उसे कहें अगर कॉस्ट रहता है तो पहले कॉस्ट दे, बेस स्ट्रॉन्ग करे फिर एमएफए की तरफ आए, क्योंकि एमएफए में कॉस्ट की बेस काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है जगह जगह। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, वहां पे एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट है एमएफए के अंदर, जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस प्रिंसिपल करनी होती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग का जो बेसिक रूल है वो 1 महीना नॉर्मली पढ़ाया जाता है कॉस्ट के पेपर में। तो एमएफए का टीचर ये अजम्पशन ले लेगा कि बच्चे को कॉस्ट आती है, तो इसलिए अगर किसी की कॉस्ट रहती है तो उसे चाहिए वो एमएफए की तरफ ना जाए, लेकिन जिसके रहते ही 3-4 पेपर हो इंक्लूडिंग एमएफए, और अगर वो 4 पेपर इकट्ठे देने से क्वालिफाइंग अटेम्प्ट हो सकती है तो वो दी जा सकती है। दूसरा, अगर आपका कोई दोस्त आपसे मशवरा मांगे कि यार मेरा बिजनेस लॉ मेरा रहता है, तुम बताओ बिजनेस लॉ में क्या चेंज आई है, तो अब आपको तो नहीं पता क्या चेंज है ना, उसको पता है, उसने पिछला वाला पढ़ा हुआ है, आप लेटेस्ट वाला पढ़ रहे हैं। तो मेरी तरफ से बता दें कि बहुत ज्यादा चेंज आई है, बहुत ज्यादा चेंज पॉजिटिव साइड पे। उसको कहें तुम्हें क्लासों की जरूरत नहीं है, अनलेस कि वो पास ही वो फेल ही 11-12 नंबर पे हुआ। अगर तो 30-35 तक नंबर ले लिए हैं तो उसको सिर्फ टेस्ट देने चाहिए, रिटर्न असेसमेंट देनी चाहिए, आपके साथ राब्ते मेरे जो यहाँ क्लास में टेस्ट हो वो साथ उठा के टेस्ट वो करे। तो सिलेबस में बिजनेस लॉ में माइनस हुई हैं चीजें, जो प्लस हुई हैं वो ना होने के बराबर है। इस बिजनेस लॉ में 6 नए लॉज ऐड हुए हैं, जो कि 2 से 3 सफे का हर लॉ है, जो कि हमारी यहाँ क्लासेस में 2 हफ्ते का सिलेबस है टोटल। हाँ, उनके चैप्टर 10 जो एजेंसी है ना, उसका वो 2 सफे हैं, उसकी कॉपी करवा लें। तो बिजनेस लॉ अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, और जिसका बिजनेस लॉ रहता था क्या उसे दोनों पेपर देने चाहिए या एक पेपर देना चाहिए? असूलन नंबर गेम, आइडियल पेपर साइज होता है 3। तो जो नया बच्चा आ रहा है उसे 4 पेपर नहीं लेने चाहिए, लेकिन जिसने बिजनेस लॉ पहले पढ़ा है वो अगर बिजनेस लॉ के दोनों उठा ले और उसके साथ 2 उठा ले, वो उसके 4 अगर हो जाए तो मैं नहीं मानूंगा कि वो बहुत ज्यादा लोड है। जो बिल्कुल नए सिरे से पढ़ रहा है वो नए सिरे से पढ़ते हुए 4 पेपर अगर उठाए तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल तो है। आइडियल पेपर साइज हमेशा 3 होता है। तो इसलिए अगर आपका कोई दोस्त आपसे कोई बात पूछे या आपसे कहे कि जी जरा एक दफा पता करें कि क्या मामला है, तो बता देना कि बिजनेस लॉ पहले जो होता था ना, इस वक्त कंपनी लॉ और बी लॉ दोनों मिला के उससे छोटे हैं, दोनों मिला के उससे छोटे हैं, ये काफी रिड्यूस हो चुके हुए हैं। ये भी आपको नजर आएगा। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकलना है और उसके बाद आप कह रहे होंगे सर सिलेबस जा कहाँ रहा है, हो क्या रहा है, क्योंकि जो हम अभी तक पढ़ रहे थे इससे आगे सिलेबस तो शुगल है। तो आप कहेंगे लो अभी तक कौन सा कम शुगल था? जी अगेन मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने ये एक तो नंबर ऑफ डेज कम किए थे ताकि हम ज्यादा तेज ना पढ़ें, फिर भी मैंने आपको बताया था कि हम सफिशिएंट टाइम पहले सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। तो फिर हम लोगों ने एक पब्लिसिटी स्टंट किया। कॉलेज ने मुझे कहा कि सर वो पोस्ट रिजल्ट में बच्चे आ रहे हैं तो उनका क्या होगा, अगर वो आ जाए हम उनको पिछले लेक्चर्स दे दें। मैंने कहा जी आप उनको क्लास में बुला लें, अभी मत बुलाएं, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट टैग खत्म हो जाए तब बुला लें। फिर जब हमारा सिलेबस खत्म होगा तो जो जमाने जाहलियत में बच्चों ने चैप्टर्स पढ़े थे, जब बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जब बच्चे सीरियस नहीं थे, जब बच्चे जो है वो नई नई क्लासें शुरू हुई थी, जब किताबें नहीं आई थी, जब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन थी, परेशानियां ही परेशानियां थी, तो वो वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एंड पे दोबारा करा दूंगा। उससे क्या होगा, हमारे इन बच्चों की भी एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी, नए बच्चे भी एडजस्ट हो जाएंगे। फिर उन्होंने वैसे एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा सर क्लास में तो जगह नहीं होगी। मेरा हादसा निकल गया। मैंने कहा जी आप कभी ऊपर आके देखें, आपके पास कागजों पे 500 ऊपर एडमिशन है, लेकिन जरा असल में आके देखिएगा आवाम गायब है। लेकिन पोस्ट रिजल्ट सिर्फ फिजिकल क्लास है, मतलब जब सिलेबस खत्म होगा तो वो जो पीछे वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो खाली फिजिकल कराया जाएगा, खाली फिजिकल, ताकि कम से कम एंड पे मुझे लोग सामने नजर आ जाए, मतलब थोड़ा सा तो कम, क्योंकि जब आपको पता है कि ऑनलाइन भी चल रही है क्लास तो कोई सीरियस ही नहीं है। तो ठीक है, उस वक्त जो जज्बाती होगा, जो चाहता होगा वो फिजिकली आएगा, हम फिजिकली करेंगे, बोर्ड के ऊपर कर रहे होंगे।
ये अगर आप प्रोजेक्टर की यूज टू हैं तो बेशक प्रोजेक्टर पे कर लेंगे, लेकिन फिर यहाँ उसको ऑनलाइन रिले नहीं करेंगे। ऑनलाइन के बच्चों में एक घबराहट पाई जाती है, सर आज मैच देखने दे बस। मैच तो शाम 7 बजे होगा ना। अरे वाह, शाम 7 बजे मेरा एक लाइव सेशन है, फिर तो बच्चे नहीं आएंगे उसमें। मजे लग गए, मैं जल्दी से काम शुरू कर दूंगा। ठीक, एक खातून ने पूछा सर ऑनलाइन गर्ल्स उनके साथ ये तो नाइंसाफी हो गई। मजे की बात है कि ये तो ओवर एंड अबव चीज है ना कि हम दोबारा से सारा रिवाइज करेंगे। आप लोगों को रिवीजन क्लास मिलेगी अलग से, वो शायद आईकैप में हो, शायद नहीं हुई तो वो हम यहाँ कर देंगे, वो फिर मैं लाइव रिले कर दूंगा। रिवीजन क्लास जो कि 10 दिन 1-1 घंटे की, पूरा सिलेबस तीसरी दफा खत्म करेंगे। आईकैप में हुआ तो 5 दिन की 3-3 घंटे टाइप की होगी, क्योंकि उन्होंने मेरे से दरमियान में पूछा था तो मैंने कहा था अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद उस वक्त मैं अगर अवेलेबल हुआ तो मैं कर सकूंगा। तो वहां हो जाए तो वो तो सबसे अच्छा, उससे तो सबका ही फायदा हो जाता है। नहीं तो वहां ना भी हुआ तो इस क्लास में, मतलब अगर फिजिकल क्लास जब खत्म होगी तो जो ऑनलाइन के लोग हैं जिनको ये दुख है कि जो फिजिकल आ रहे थे सिर्फ उन्होंने ही क्यों बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा पड़ा, तो जो ऑनलाइन वाले हजरात आ रहे हैं, अच्छा हाँ फिर ऐसे कर लेते हैं, फिर वो रिवीजन क्लास सिर्फ ऑनलाइन। ये सही है, क्योंकि देखिए ना अभी आप एक अच्छे पेस में पढ़ते जा रहे हैं सीरियस होके, और सिलेबस खत्म होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ लेंगे फिजिकल में, तो उसके बाद आप लोगों को तो जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर भी अगर पढ़ना चाहेंगे तो उसको ऑनलाइन मोड, तो एक जगह ऑनलाइन वालों को हेल्प कर देते हैं, एक जगह फिजिकल वालों को। ये कॉलेज ने मुझे डबल उसमें फंसा दिया, मैं अच्छा भला खाली फिजिकल क्लास लेके चला था। लेकिन सर बीएमबीएस का क्या रिजल्ट आया? ओवरऑल बेहतर रिजल्ट है, बहुत बुरा रिजल्ट नहीं है, 40% के आसपास है बीएम। 30 तो लॉ है, 35% के करीब बच्चे बता रहे हैं। नहीं जी सर, ऑनलाइन वाले कहाँ जाएंगे जी, मैंने आपको ऑनलाइन वालों को भी बता दिया सर, ये बात बेस्ट है। चले जी, स्टूडेंट्स खुश हो गए, पढ़ाई शुरू करें आगे। लोग बिजनेस लॉ में फेल क्यों हुए होंगे? कोई फेल हुआ बच्चा मिला, उससे पूछा? आप लोगों को मार्केट रिसर्च ही नहीं होती। मैं जब भी मैं सोचता हूँ कि आप लोग इधर उधर से पूछते होंगे, परेशान होते होंगे, तो सब कहते हैं पास हो गए। हो जाना था, आईकैप ने जान के फेल किया, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है उनके पास फेल होने की। रॉन्ग नंबर, ठीक है जी। इन्होंने कहा मेरे दोस्त के 47 और 49 नंबर आए, मैं कैमरा के ऊपर बता दूं 49 नंबर नहीं आया। अगर 49 आए हैं, आपने उसके साथ एक दफा बैठ के उसका यूजर नेम पासवर्ड डालना है आईकैप की वेबसाइट पे, और वहां से रिजल्ट देखना है, और फिर मुझे आगे बताना है कि क्या वाकई आपको 49 नंबर आए। मुझे फिर भी यकीन नहीं आना, फिर मैं यूजर नेम पासवर्ड डाल के देखूंगा अपनी आंखों से। ये एक ऐसा सवाल है जिस ये जादू है। आपने उसे कहना है 49 नंबर आए, जरा आपने यूजर नेम पासवर्ड दो, मैं चेक कर लूं, उसके बाद वो दोस्त आपको 2 महीने तक नहीं मिलेगा। 49 पे अगेन अगर मैं एब्सोल्यूट जुमला बोलूंगा तो आप लोगों ने कटिंग चला देनी है। मैंने 49 पे कभी किसी बच्चे को फेल होते नहीं देखा। कैफ की बात कर रहा हूँ, पीआरसी में तो होता ही कंप्यूटर बेस्ड है ना, एएफसी वगैरह में। कैफ में 49 पे फेल होते नहीं देखा। बड़ी दुनिया लिखती है 49। अभी मेरे कल 70 जगह पे मुझे फेसबुक पे नजर आया और मैंने हर जगह एक जुमला लिखा, मैंने कहा टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ऐसा नहीं होता है। अब अगला तड़प के तो आता जवाब देने, नहीं नहीं सर कंफर्म, उसको मेरे जुमले से ही अंदाजा हो गया कि यहाँ मजीद कन्वर्सेशन की तो फंस जाएगा, उसका झूठ सामने आ जाएगा। 48 पे तो होता है। देखिए वही बात है कि जो मैंने बोला मैं उसी की जिम्मेदारी लूंगा ना, जब मैंने 48 नहीं बोला, मैंने 49 बोला है। 49 पे नॉर्मली आई के पुत्र आ जाता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये मैंने आज क्लेम नहीं किया, मैं पिछले कई साल से हर दफा रिजल्ट वाले दिन लोगों से कहता हूँ, जब भी बच्चे बताते हैं सर एक बच्चे के साथ तो इतना जुल्म हुआ 49 पे फेल हो गया, तो मैं कहता हूँ अच्छा मुझे उसका रिजल्ट अगर दिखा दें तो जरा मुझे तसल्ली हो जाए। क्योंकि आई के आपके हलकों में एक दफा मैंने ये बात की थी कि आप लोगों को बिल्कुल तरस नहीं आता, एक बच्चा अगर इतना आगे तक पहुंच गया, जो 49 पे पहुंच गया, कम से कम आपको उसको तो पास कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमने कब फेल किया,
मैंने कहा मुझे हर सेशन सैकड़ों बच्चे बताते हैं कि वो 49 पे फेल हुए, उन्होंने कहा कोई एक बता दे। मैं कहा नहीं 100%, मतलब इसमें तो डाउट ही कोई नहीं है, इतनी दुनिया ने मुझे बताया। उन्होंने कहा एक दिखा दें केस। मैंने कहा अभी कल मुझे 4 बच्चे पर्सनली आके मिले, उन्होंने कहा सर हम 49 फेल, उन्होंने कहा मुझे एक केस बता दे सही वाला। मैं बड़ा तड़पा हुआ जनाब, मैंने उन 4 बच्चों को देखने की कोशिश की, गायब हो गए। फेसबुक पे जहां कमेंट थे हर जगह मैंने कहा जरा मुझे वो बताएं, जरा एविडेंस दें, मुझे वो डाउट हो रहा है। एक बच्चा इधर काउंसलिंग के लिए आया रिजल्ट वाले दिन ना, इस दफा मैं अपने फादर की हेल्थ की वजह से रिजल्ट वाले दिन यहाँ नहीं था, और रिजल्ट वाले दिन मैं यहाँ बैठ के 5-6 घंटे तक जो स्टूडेंट्स की परेशानी है उनसे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो एक बच्चा आया, उसने आके कहा कि सर वो मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने 3 पेपर दिए थे, 2 49 पे रह गए हैं, अभी वो आगे मसला बताता। मैंने कहा 1 मिनट, मैसेज दिखाओ ICAP का। पहला सवाल, नहीं सर वो मैसेज तो वो मेरे दोस्त के फोन नंबर पे आया था। मैंने कहा कौन सा दोस्त का फोन नंबर या किस तरह से करके, तो उसने कहा अच्छा सर मैं उसे कहता हूँ मुझे वापस फॉरवर्ड कर देगा, मैं आपको फॉरवर्ड हुआ मैसेज दिखा दूंगा। अब मैंने सोचा कि जो बच्चा इतनी हिम्मत भी नहीं कर सका कि मैसेज ही एडिट कर लेता, कितना आसान सा काम है। एक नई सिम को किसी एक नाम से सेव करें जो ICAP वाला नंबर है, और वहां से ICAP वाला स्टैंडर्ड पैटर्न पे अपने आप को मैसेज कर दें। दूसरा तरीका है कि आप फोटोशॉप पे एडिट करके रिजल्ट वो कर दें, तो कम से कम थोड़ी सी एफर्ट करके तो आता। तो उसको मैंने कहा भाई तुम्हारा मसला तो बाद में, मुझे एक दफा तुम्हारे 2 49 पे फेल हुए हैं, उसने कहा हाँ। मैं कहा चलो आ जाओ नेट चलाते हैं, यूजर नेम बताओ जरा। सर वो मुझे जरा प्यास लग रही है, मैं जरा वो ऐसा कोई, उसके बाद उसको इतनी जोर की प्यास लगी कि दोबारा उसने शक्ल नहीं दिखाई। खुदा ना खास्ता शायद ऐसा हो गया होगा कि ICAP ने 49 पे फेल कर दिया हो, शायद किसी को पिछले सालों में किसी ना किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। मैं 2015-16 से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिला। और ऐसा नहीं है कि मैं 4-5 बच्चों से पूछता हूँ, मैं हर सेशन हजारों बच्चों के सामने ये चीज कहता हूँ कि 49। और अब मैं नहीं कहता, अब तो इंटरनेट पे इतने लोग, अक्सर जगह मैंने एक जगह देखा एक 49 लिखा हुआ था एक बच्चे ने, मैं जज्बाती होकर वहां लिखने लगा था कि एक बच्चे का कमेंट नजर आया, उसने कहा सर आतिफ ने कहा था 49 पे कोई फेल नहीं होता, तुम झूठ बोल रहे हो, और अगर सच्चे हो तो जरा एविडेंस दो। मैं जी तो अपना सिपाही पहले से ही एक्टिवेट हुआ है, एम्बेसडर्स। तो 49 पे देखें, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है, 100% कॉन्फिडेंट नहीं हूं, बट 99% मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि ICAP 49 पे फेल नहीं करता। तो अगर कोई 49 पे फेल होने का कह रहा है, मुझे कम से कम एक दफा बताएं, कम से कम मेरे पास एक एविडेंस हो कि मैं उस सीनियर बंदे को जाके बोल सकूं कि एक केस मेरे पास कम से कम है, क्योंकि उस दिन जेन्युइनली उन्होंने बेइज्जती कर दी। आप ऐਵੇਂ बड़ा बच्चों की बात सुन के आके बोलना शुरू कर देते हैं, एक केस तो दिखाएं। मैंने कहा है भाई इतने हैं, उन्होंने कहा एक दिखा दे मुझे, मैं उस दिन से ढूंढ रहा हूँ। बंदा पूरा काउंसिल का टेन्योर गुजार गया, पूरा वो एक पोजीशन तगड़ी पे हो के वापस चला गया। मतलब वो क्या कहते हैं, वो मरने से पहले एक ख्वाहिश है कि एक दफा जाके या तो उन्हें साबित कर दूं कि वो गलत है, या फिर बच्चों को कह दूं कि यार ऐसे ना किया, गलत फेक चीज अपने ऊपर मत तारी किया करें। ये जो रिजल्ट से पिछले दिन बच्चे सोच रहे होते हैं ना, मैं तो आग लगाई हुई थी जबरदस्त, मेरा तो मेरिट सर्टिफिकेट आ जाएगा, पेपर वाले दिन यही बच्चा बाहर निकलते हुए दूसरे को बताता है 3 सवाल छूटे हैं, 70 नंबर का पेपर हुआ है। अपने आप को धोखा मत दें, गलत एक्सपेक्टेशन मत डेवलप करें। ज्यादातर लोग जो फेल हुए हैं, अगर वो आपके बहुत करीबी हैं और आपने उनको पढ़ते देखा है, तो आपको उनसे ज्यादा पता है कि क्यों फेल हुए। इट ओनली नीड्स एन ऑर्डिनरी एफर्ट पर डे टू पास ICAP एग्जाम। आप कहेंगे नहीं सर, खुद इस क्लास में हालात देख लें, हमारे पास 20% ऑडियंस नहीं आ रहे डेली, और ये बच्चे एंड पे कहेंगे 6 महीने बड़ा दिल लगा के पढ़ा था। कौन से 6 महीने? अक्टूबर में तो क्लासें शुरू हुई हैं, अक्टूबर में क्लासें शुरू हुई हैं, तो वैसे ही 5 महीने रह गए, वैसे ही शॉर्ट हो गया। अक्टूबर की 5 को शुरू हुई है, मतलब उसके पूरे 5 महीने बाद एग्जाम है ICAP के। तो थोड़ा सा बच्चों के एंड से नाइंसाफी होती है कि वो समझते हैं कि वो पढ़ रहे हैं, तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल देनी चाहिए, जेन्युइनली पढ़ लेना चाहिए। सच्ची बात बताऊं, जो मैंने पहले दिन भी की थी, अगर एक स्टूडेंट डेली 3 से 4 घंटे पढ़ रहा है, बट डेली पढ़ रहा है, मोर देन एनफ। बट वो 3 से 4 घंटे की पढ़ाई लाजमी होनी चाहिए। देखिए मैं अपने सब्जेक्ट में आपको कभी 50 मिनट से ऊपर नहीं कहा, और सच्ची सच्ची मुझे बताएं, क्या किसी दिन वाकई 50 मिनट से ऊपर लगे हैं? नहीं होते इस तरह से। और न्यूमेरिकल पे आपको लग जाता है 1.5-1 घंटा, क्योंकि उसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी होती है। अगर दिल से हर दिन का
काम घर जाके किया जाए तो इट टेक्स 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम। इससे ज्यादा लग रहा है तो या तो आप में कुछ कमी है, आप शायद कहीं बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं या आपको समझ नहीं आ रही, या शायद टीचर ने उस दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम दे दिया है। ऐसा बड़ा कम होता है, पूरे सेशन में 3-4 दिन ऐसा होता है कि टीचर ज्यादा जज्बाती हो गया होता है। तो 3 से 4 घंटे बट कंसिस्टेंसी से। एक छोटा सा मशवरा, मोबाइल को साइड पे रखना है, 3 से 4 घंटे गुजार ले मोबाइल के बगैर, उसके बाद पूरा दिन मोबाइल आपके पास है। ये मैं आपको, आप कहेंगे सर हमारा क्या कसूर है, हम तो अभी तक फेल नहीं हुए। इसलिए बता रहा हूँ कि फेल ना हो, बजाय इसके कि फेल होने के बाद मेरी स्पीच सुने, फेल होने से पहले ही आपको पता हो कि नहीं हमने ये काम नहीं करना। डन? यस सर। ठीक है, आपने वो दोस्त से जरूर कंफर्म करना है, मुझे बताना है, क्योंकि मेरी भी तलाश है, मुझे भी 49 वाला फेलियर चाहिए, मुझे 5-6 साल से नहीं मिला। ठीक है, नहीं ताकि मतलब मैं ये नहीं कह रहा ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में तकरीबन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इतने अरसे से ढूंढ रहा हूँ, मुझे वाकई नहीं मिला। और मेरी मतलब मेरी पॉपुलेशन काफी ज्यादा रही है सारी तलाश के दौरान, तो मुझे अभी तक नहीं मिला। चलें जी, पढ़ाई शुरू करें। आज पिछले दिन की डिस्कशन तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि आखिरी जुम्मे जब हमने पढ़ाई की थी तो उस वक्त हम लोगों ने अंग्रेजी पढ़ ली थी सारी। वो जो आपकी परेशानियां थी हमने उसको रिजॉल्व कर लिया था, सवाल जवाब देख लिए थे, और हमारे पास अगले हैंडआउट भी मौजूद हैं। ये हैंडआउट हमने एंड के करीब देने हैं, दिखाएं सर। चले, इन्होंने उसको जरा बड़ा करके मैग्नीफाई हुआ हुआ प्रिंट, तो अब आपको जरा थोड़ा सा इज्जत लगेगी इस चैप्टर को देख के कि ये तो बड़ा तगड़ा सा चैप्टर लग रहा है। लें जी, तो अब आगे पढ़ाई शुरू करें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिलेबस में 2 पोर्शन में डिवाइड हुआ। मैं आज आपको थोड़ा सा कुछ पुरानी बातें, क्योंकि रिजल्ट के बाद ना लोग थोड़े से मास्टर रीसेट होके वापस आते हैं, मैं आपको बहुत ही बचपन में की गई एक बात, ये सिलेबस आउटलाइन है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 पोर्शन है, एक 20 से 25, एक 25 से 30। इसको टोटल करके पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे हम? 45 से 55। अगर एवरेज निकालूं तो तकरीबन 50 नंबर। सिलेबस का आधा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि नेक्स्ट फ्राइडे तक इंशाल्लाह हमारा खत्म हो चुका है इंशाल्लाह, बशर्ते सेहत, जिंदगी, बाकी सारे मामला। इसमें क्या है? ग्रिड बी चैप्टर 2, 3, 4 और 5, 20 से 25 नंबर इन 4 चैप्टर्स में। अगर आप गौर से देखें तो चैप्टर 5 तो मजाक था, चैप्टर 2 में ऑफर एक्सेप्टेंस की कहानियां थी, तो टेक्निकली 3 और 4 ही इसमें काम के चैप्टर हैं जिसपे थोड़ा सा टाइम जरा ज्यादा लग सकता है। ये 20 से 25 नंबर, एक चौथाई पेपर है आपका। अच्छा, इधर से फिर जो 25 से 30 नंबर का है उसमें हम लोगों ने चैप्टर 8 पढ़ लिया है, चैप्टर 9 पढ़ लिया है, और कल मैं आपको कह रहा हूँ कि चैप्टर 10 भी पढ़ लिया है इंशाल्लाह। कल इसलिए कि कल उसके सवाल जवाब होंगे ना, पढ़ तो आज लेंगे। खैर, फिर चैप्टर 6 और 7 होंगे जिसके ऊपर हम नेक्स्ट वीक लगा रहे होंगे इंशाल्लाह। ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, परफॉर्मेंस का पार्ट 1, परफॉर्मेंस का पार्ट 2। तो इंशाल्लाह ताला इसको जब हम कवर करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पोर्शन कवर हो जाएगा। देन हमारा या लीगल सिस्टम रह जाएगा या अदर लॉज रह जाएंगे। ये जो अदर लॉज हैं इसमें चैप्टर 11, 12, 13, ये आईकैप की पुरानी किताब का एक चैप्टर होता था, उसमें से कुछ चीजें माइनस की और बकाया को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वो चैप्टर हम एक हफ्ते में पढ़ते थे, वो वाला चैप्टर। अब उसमें से कुछ चीजें माइनस की हैं इन्होंने और 3 चैप्टर में डिवाइड किया, तो इसको चैप्टर नहीं काउंट करना, हम इन तीनों को मिला के एक जोन काउंट करेंगे। तो फिर देखें, फिर बचता ही क्या है, और पहाड़ जितनी लंबी उम्र पड़ी है अभी, तो फिर अब क्या आप टाइम कैसे गुजारेंगे? फिर याद किया करेंगे, टेस्ट किया करेंगे, हर वीकेंड पे एक दफा बैठे, उस वीक जितना हमने पढ़ा है मेरी किताब सामने रखें और नीट एंड क्लीन करके अपने रजिस्टर पे लिखें। और देन इवन पास पेपर की प्रैक्टिस भी अभी आखिरी महीना भी पूरा पड़ा हुआ है। अब जब लोग सीरियस होकर पढ़ना शुरू हो जाएंगे, किताब आपके पास आ जाएगी, तो अब हम पास पेपर्स की डिस्कशन भी शुरू कर दिया।
थोड़ा सा आइडिया हो कि पास पेपर किस तरह से चल रहे हैं, और फिर आगे जाके हम कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स के टेस्ट ले लेंगे, 3-3 के टेस्ट। ये जो मैं आपको एंड पे 10 दिन की रिवीजन क्लास बता रहा हूँ, इसमें हर दिन जो हम पढ़ रहे होंगे उसका अगले दिन टेस्ट भी हो रहा होगा इंशाल्लाह। तो सेशन के एंड पे भी 10 टेस्ट मजीद आ जाएंगे, इसमें भी चीजें चल रही होंगी, तो बस आप लोगों ने साथ देना, ठीक है। अब आप लोग वचन कर चुके हैं तो बहुत ही मजेदार सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, एजेंसी। एजेंसी, आपको याद है मिस्टर ए मिस्टर बी को हमेशा कुछ बेचा करते थे। एक मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट किया होता था, और मिस्टर ए क्या सप्लाई करते थे? ऑरेंजेस, 1 kg 2 kg 2 kg ऑरेंजेस सप्लाई करते थे। और बी क्या करता था? ₹100 दिया करता था। ए और बी के दरमियान जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता था तो क्या होता था, ये आगे वाली लाइट अगर 1-2 बंद करते, देखें अगर कोई बंदा पीछे से मदद कर सके, लाइट्स अगर ये आगे वाली किसी तरह से इतना कि स्क्रीन क्लियर हो जाए, ये गायब होने से कवर हो जाएगा काम। क्लियर है? मैं भी क्लियर और वो भी क्लियर, ठीक है, सही है। ए ने बी को ऑरेंजेस बेचने होते थे, क्या लाजमी वाजिब है कि ये ए ऑरेंजेस खुद जाके डिलीवर करके आए? हो सकता है ये अपने छोटे भाई से कह दे यार जरा जाके ऑरेंजेस दे आना। हो सकता है ये एक शॉपकीपर हो और उसके पास एक छोटा हो, छोटा समझते हैं, छोटे ऑरेंजेस सप्लाई कर दें, तो वो छोटा जाके वो ऑरेंजेस सप्लाई करे, तो क्या बी कहेगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई, कॉन्ट्रैक्ट तो ए ने किया था मेरे साथ? क्यों? उसके बिहाफ पे किया है। अच्छा फर्ज करें बी का एक एम्प्लॉई है, उसने ए से आके कहा कि मुझे बी ने भेजा है, और ए को भी पता है कि बी का एम्प्लॉई है। उसने कहा जी बी ने कहा है कि उसको 100 रुपए के ऑरेंजेस चाहिए, और ए ने उसके साथ 100 रुपए का अरेंजमेंट कर लिया कि हाँ तुम्हारे बी के लिए मैं तुम्हें 100 रुपए के ऑरेंजेस दे देता हूँ। तो टेक्निकली ए का असल कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ हुआ है। जो दरमियान में बंदा आया है इसने क्या काम किया? उसके बिहाफ पे बोला। तो ये बात तो आपको पहले से पता है, खत्म चैप्टर। मतलब यही तो पढ़ना था हमने इस चैप्टर में, यानी कि एक शख्स जिसका नाम है एजेंट, ये बी का एजेंट है, और उसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ बी, इसने ए से नेगोशिएशन की, ए से बातचीत की, और कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के दरमियान बन गया। 3 लोग, ए वो शख्स जिसने ऑरेंजेस देने, बी वो शख्स जिसने ऑरेंजेस लेने हैं, और एजेंट को कह देते हैं सी। सी वो शख्स जिसने बी के बिहाफ पे ऑरेंजेस लेने हैं। तो बी और सी के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं कि वो एजेंसी का रिलेशन। ए और बी के दरमियान जो रिलेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशन है, लेकिन ए और सी के दरमियान कोई रिलेशन नहीं, रिलेशन नहीं है लेकिन डिस्कशंस है, ऐसे ही है, नेगोशिएशंस है। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? बातचीत करके किसी चीज पे एग्री करना है कि हाँ भाई इतना रेट इस तरह से। तो ए और सी आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं, और सी बी के बिहाफ पे ये सब कर रहा है। अब एक काम करते हैं, इन तीनों को नया नाम दे देते हैं। ए बी सी तो हमने समझा, जिसके बिहाफ, जो बिहाफ पे काम कर रहा है उसको मैं कहूंगा वो एजेंट है। सी का नया नाम क्या है? एजेंट। जिसके बिहाफ पे कर रहा है उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल। बी के बिहाफ पे उसने ए को जाके बात की थी ना, तो जिसके बिहाफ पे बात की थी वो प्रिंसिपल, और जिसने बात की वो एजेंट, और इनके दरमियान जो रिलेशन उसे क्या कहेंगे? एजेंसी का रिलेशन।
कॉन्ट्रैक्ट किन दो पार्टीज के दरमियान हो रहा है? तो ए और बी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं, बी और सी के दरमियान एजेंसी का रिलेशन है। अब बी और सी के इस रिलेशन में अभी तक हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब हम पढ़ रहे हैं बी और सी के दरमियान का रिलेशन। अब मैं ये भूल जाऊंगा कि ए और बी के दरमियान क्या हो रहा है। जो भी ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी एग्जीक्यूशन में एजेंट इन्वॉल्व है, जो कि ऑन बिहाफ ऑफ एनी वन पार्टी काम कर रहा है। तो अगर मैं कहूं कि ये प्रिंसिपल पहली पार्टी है जिसने बंदे को अपॉइंट किया, एजेंट सेकंड पार्टी है जो कि अपॉइंट हुआ है, इन दो के रिलेशन में, इन दो की नजर में ए को ये कहेंगे थर्ड पार्टी। ये दोनों के रिलेशन में ए कहलाएगा थर्ड पार्टी। तो आज से ए, बी और सी के नाम बदल गए। प्रिंसिपल वो शख्स जो एजेंट को अपॉइंट कर रहा है, एजेंट वो शख्स जो अपॉइंट हो रहा है, और जिसके साथ डीलिंग कर रहे हैं उसका क्या नाम है? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ सारी डीलिंग। अब आपने मुझे नए नामों के हिसाब से बताना है, एजेंसी का रिलेशन किन दो के दरमियान है? प्रिंसिपल और एजेंट। कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशन किन दो पार्टीज के दरमियान है? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी। तो अब अगर कहीं थर्ड पार्टी नजर आए तो समझ जाइएगा कि वो थर्ड नहीं है, वो दो में से एक पार्टी है। लेकिन वो थर्ड हम उसको क्यों कह रहे हैं? इन दो की नजर में, क्योंकि इस वक्त हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर एजेंसी का लॉ पढ़ रहे हैं। एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर उन्होंने चंद सेक्शन में डिफाइन किया है। तो इस वक्त हम ये नहीं देख रहे कि वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा होगा, वो हम देखेंगे चैप्टर 6-7 में परफॉर्म कैसे होगा, खत्म कैसे होगा, ब्रीच वाली बातें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, परफॉर्म कैसे होगा वो चैप्टर 6-7 में पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि बी और सी के दरमियान जो रिलेशन है वो एजेंसी का रिलेशन है। अब ये जहन में रहे कि ये एजेंसी का रिलेशन इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट जिसके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स पूरे होने जरूरी है। भाई अगर सी बी का छोटा भाई है और इसको कहता है जाके ये ऑरेंजेस दे आओ, तो क्या ये छोटा भाई बी से पैसे मांग रहा होगा? शायद अक्सर केसेस में ना मांग रहा हो सकता है सी एक छोटा बच्चा हो जो जाके चीजें डिलीवर कर रहा हो या जाके उसके बिहाफ पे बात कर रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान चूंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक रिलेशन एजेंसी का, तो इन दो के दरमियान वाले रिलेशन में कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स ढूंढने की कोशिश नहीं करनी जी। बिल्कुल, कंसिडरेशन में भी भाई ने याद कराया कि सर ऐसा ही तो कुछ हमने देखा था, हमने 3 बंदे देखे थे, आपने कॉलेज को पैसे दिए थे, पढ़ा मैं रहा था। अब आपको बात समझ आती है, उस वक्त आप ज्यादा बाशऊर नहीं थे। अब मैं आपको समझा सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपके और कॉलेज के दरमियान, मैं हूं कॉलेज का एजेंट, इसीलिए कॉलेज के हेड को क्या कहते हैं? मसला ही हल हो गया। मैंने नहीं करवाया, लेकिन मैं उसकी परफॉर्मेंस में हेल्प कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस में हेल्प क्या हो सकती है? देखें, एक हेल्प हो सकती है कि मैं आपके बिहाफ पे कॉलेज से आके बार्गेनिंग करता है जी इस बच्चे को एडमिशन दिला दे, या कॉलेज के बिहाफ पे आपको जाके तैयार करता आ जाए जी कॉलेज से पढ़ लें, या कॉलेज के बिहाफ पे आपको पढ़ा देता। 2-3 वो है ना, पैसे तय होने हैं, पैसे दिए जाने और पढ़ाया जाना है, ये अलग अलग काम है। इसमें से पढ़ाने वाला काम मेरे जिम्मे है। जो नीचे लोग बैठ के आपका एडमिशन कर रहे हैं वो भी तो एजेंट है। कभी उनके साथ फॉर्म भरने के बाद आप ये कहते हैं कि लो जी मेरा मिस्टर सामने मौजूद जो शख्स है वहां पे नीचे एक फ्रंट ऑफिस में, मिस्टर अदील, आप ये कहते हैं कि मैंने अदील साहब से कॉन्ट्रैक्ट किया है? क्या कहते हैं? स्कैन से कॉन्ट्रैक्ट किया है। हालांकि क्या स्कैन नामी इंसान ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? तो स्कैन हुआ प्रिंसिपल, उसके वो एम्प्लॉय या वो लोग जो उसकी कुर्सी पे बैठ के उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं वो हो गए एजेंट। एजेंट ने डील किया थर्ड पार्टी से, आपसे, और कॉन्ट्रैक्ट बना थर्ड पार्टी और तो गेम समझ आई। तो वो जो स्ट्रेंजर वाली बात है वो भी हमें समझ आ गई कि स्ट्रेंजर क्यों आ जाता है बीच में। तो आपका और कॉलेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, परफॉर्म करने मैं पहुंचा, तो मैं स्कैन्स के बिहाफ पे परफॉर्म करने पहुंचा, या स्कैन्स आपको पढ़ाता या स्कैन्स अपने एक टीचर को कह दिया कि आप जाके पढ़ा दें, तो मैं एजेंट हो गया, स्कैन्स प्रिंसिपल हो गया और आप लोग हो गए थर्ड पार्टी। इसी तरह से जो मेरा और कॉलेज का अरेंजमेंट होगा उसमें आप लोग थर्ड पार्टी, आप लोग हैं ही थर्ड पार्टी।
अजीब सा है, मतलब आपको तीसरी जो है वो पार्टी कहा गया है। जी भाई कुछ कहना चाह रहे थे। अगर मैंने किसी बच्चे का एडमिशन करवाया होगा तो उस बच्चे का मैं एजेंट बन जाऊंगा। बच्चे ने कहा सर मैं जाता हूँ ना, मुझे ज्यादा डिस्काउंट नहीं देते, आप जाके मेरे बिहाफ पे बात करें, तो टेक्निकली उस वक्त मेरा उस बच्चे से एजेंसी रिलेशन बन जाएगा उस काम में जो बच्चे की फीस तय करने वाली बात है। देखें इन्होंने कहा सर कंसिडरेशन तो हो सकती है, क्या उस बच्चे ने मुझे पैसे दिए होंगे एडमिशन कराने के? एजेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा छोटा भाई बगैर पैसों के ही जाके डिलीवर करे, हो सकता है पैसे दे दिए जाए। जुमला ध्यान से सुने, कंसिडरेशन इज नॉट एसेंशियल। मैंने ये नहीं कहा कंसिडरेशन डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। कंसिडरेशन एसेंशियल नहीं है, इसका मतलब है हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। एजेंट का कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना भी जरूरी नहीं। छोटा बच्चा भी हो सकता है, अनसाउंड भी हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल को चाहिए कि अनसाउंड बंदे से ना ही डील करे तो बेहतर। अच्छा आप सोच के बताएं, क्या प्रिंसिपल को कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? क्यों? वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, वो मेन कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी। तो अब अगर आपसे कोई पूछे जी प्रिंसिपल एजेंसी क्या रिलेशन होता है, तो आप कहेंगे जब एक शख्स किसी और शख्स को अपॉइंट करता है किसी तीसरे शख्स से डील करने के लिए, तो जिस शख्स ने अपॉइंट किया वो प्रिंसिपल कहलाएगा, जिसको अपॉइंट किया एजेंट कहलाएगा, और जिससे डील के लिए अपॉइंट किया। फिर अगला जुमला आप कहेंगे देन एजेंट नेगोशिएट विद थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। फिर ये बंदा थर्ड पार्टी से डीलिंग करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। है ना मजेदार सा रिलेशन। तो ये एजेंसी का हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया। अब इससे अगली बात आप कहेंगे जी प्रिंसिपल मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आपसे पूछे कौन प्रिंसिपल हो सकता है, तो आप कहेंगे वो जो साउंड माइंड हो, वो जो मेजर हो, वो जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। प्रिंसिपल मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट के लिए वाजिब नहीं है, थर्ड पार्टी के लिए भी वाजिब है, क्योंकि थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल। लेकिन थर्ड पार्टी का जिक्र ना मैं ना होने के बराबर किया करूंगा, क्योंकि हम इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ रहे, एजेंसी पढ़ रहे हैं, तो मेरे अल्फाज में प्रिंसिपल और एजेंट बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ ऐसे में एक एजेंट भी हो सकता है, और कई दफा एजेंट भी एजेंट से डील कर सकता है, वो भी ओके है जी। अब एक बंदे के बिहाफ पे उसका एजेंट आया, दूसरे के बिहाफ पे उसका एजेंट आया। कई दफा प्रॉपर्टी की डील में ऐसा होता है, बायर का अपना एक प्रॉपर्टी डीलर होता है, सेलर का अपना एक प्रॉपर्टी डीलर होता है, ये भी तो एजेंट ही है प्रॉपर्टी डीलर। एजेंट अगर एजेंट से बात करेगा, एक एजेंट एक बंदे के बिहाफ पे, दूसरा एजेंट दूसरे के बिहाफ पे, तो इन दोनों के दरमियान भी जो अरेंजमेंट हो रहा है, ये दो अरेंजमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट उन दो बड़ों के दरमियान बन जाएगा। अब एजेंसी पे मैं बहुत ब्रेक लगा रहा हूँ, क्योंकि एजेंसी पहले काफी बड़ा हुआ करता था। मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ पास पेपर्स की एडजस्टमेंट करते हुए कि एजेंसी के तकरीबन कुछ 40 के करीब सवाल मुझे डिलीट करने पड़े, क्योंकि एजेंसी अब बहुत ही शॉर्ट हो गया। पहले ये एक अच्छा बड़ा चैप्टर हुआ करता था। आईकेप को पता नहीं क्या मोहब्बत आई है अचानक से बिजनेस लॉ पे, और शायद ये एक ही सेशन के लिए आई है, मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर जब वो सेट करने बैठेंगे ना, उनसे सवाल नहीं बनेंगे। जैसे हम टेस्ट पे परेशान होते हैं कि एक वर्के में से क्या कितने को सवाल, कितना घुमा के सवाल बनाए कि बच्चे को थोड़ा डिफिकल्टी भी लगे। तो शायद अगले सेशन में उन्हें एहसास हो कि कुछ चीजें गैर जरूरी डिलीट कर दी और वापस लें, तो इसी अटेम्प्ट में निकाल लें पेपर, इंशाल्लाह निकाल लें। ये बड़ा आइडियल, मैं ऐसे कह रही हूँ, ये गोल्डन अटेम्प्ट बन गई है। अचानक से उन्हें नहीं पता लगा कि उन्होंने झटका करा दिया। एजेंसी में कंसिडरेशन चाहिए होगी? नहीं चाहिए जी। सर दो पार्टी एजेंट आपस में कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो तो एक्चुअली पार्टीज के दरमियान बिल्कुल ऐसे ही, वो दोनों अनसाउंड हुए, इसमें भी कोई दिक्कत करते हैं। ठीक है, लेकिन जो असल पार्टीज, जो असल पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है ना, आपको याद होगा, अब मैं एक जुमला याद कराता हूँ, अगर कोई बड़ा किसी बच्चे के साथ मिलके किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाए, अब बच्चा बड़े के बिहाफ पे बोले या बड़े के साथ बैठ के बोले, वो शायद आपको वो सवाल भी याद हो, वो गाड़ी वाला टेस्ट में आया था, जिसमें बच्चे ने जाके गाड़ी की डील कर ली थी,
और मतलब ये है कि फिर ये सवाल उठा था कि क्या वो अब्बा जी के बिहाफ पे थी या नहीं थी, फिर हमने देखने की कोशिश की थी। तो अभी ये भी देखेंगे कि एजेंसी में एक लीगल प्रॉब्लम आता है। कई दफा एक शख्स एक हरकत करता है और कहता है मैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा हूँ, जबकि प्रिंसिपल ने तो उसे इजाजत ही नहीं दी होती। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई और बंदा ये समझता है कि जो ये कर रहा है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है, जबकि प्रिंसिपल को पता भी नहीं होता। ये कुछ प्रॉब्लम्स एजेंसी में आते हैं। किताब ने प्रॉब्लम तो बताया, लेकिन इनके ज्यादा सॉल्यूशंस नहीं तय किए। यहां तक हमने एजेंसी की जितनी बातें की हैं वो समझ आ रही हैं। एजेंसी में कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, एजेंट का कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट जब भी होगा किसके दरमियान होगा, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान। अब एजेंट की अथॉरिटी किस तरह से पता लगेगी, कैसे पता लगेगी कि किसकी क्या अथॉरिटी है? अथॉरिटी के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। एजेंट की अथॉरिटी, एक्सप्रेस भी हो सकती है। मेरे ख्याल में ये वर्ड आप लोगों के लिए नया नहीं है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस हो, ऑफर एक्सप्रेस हो, एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस हो, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इस तरह की हम बातें करते थे, याद है? तो एक्सप्रेस का क्या मतलब होगा? बताई गई। याद है, जो बोल के या लिख के होता था वो एक्सप्रेस होता था, और दूसरा क्या होता था? कंडक्ट होता था। जो हालात से समझा जाता था वो इम्प्लाइड। तो एक्सप्रेस अथॉरिटी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अथॉरिटी दी है या नहीं दी है? हो सकता है मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक कागज दिया हो और उस कागज पे लिखा हो कि हाँ भाई मिस्टर बी, आपकी ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपके पास इख्तियारात हैं। तो अगर एक बंदा दूसरे से डील कर रहा है और वो आके कहे जी मैं फलाना के बिहाफ पे कर रहा हूं, तो एक ऑप्शन ही हो सकती है कि वो कहे जरा कागज दिखाओ तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है। तो एक्सप्रेस अथॉरिटी नॉर्मली एक कागज के थ्रू होती है, नॉर्मली एक एग्रीमेंट होता है जिसमें एक्सप्रेसली लिखा होता है कि ये बंदा फलाना बंदे का एजेंट है और ये उसके बिहाफ पे ये काम कर रहा है। तो जहां आपको लग रहा हो कि पता नहीं एजेंट है या नहीं है, आप वो कागज क्लेम कर लें। तो एक्सप्रेस अथॉरिटी का मतलब है जब किसी को बोल के या लिख के अथॉरिटी दी जाए तो वो एक्सप्रेस है। एक दूसरी अथॉरिटी भी होती है, इम्प्लाइड। इम्प्लाइड जरा मुझे सोच के बताएं, क्या कभी एडमिशन कराते हुए नीचे आप लोगों ने फ्रंट ऑफिसर से कहा कि जरा कागज पे लिखा हुआ दिखाओ तुम्हारे पास अथॉरिटी है भी या नहीं? क्यों ऐसा क्यों नहीं पूछा? अच्छा चलें, बाहर ग्राउंड में एक बंदा आपको मिले, कहे मैं तुम्हारा एडमिशन करता हूँ स्कैन में, और एक फॉर्म भरना शुरू कर दे, आप क्या फौरन से उसको पैसे पकड़ा देंगे? उससे पूछेंगे और कहेंगे तुम्हारे पास कहां से इख्तियार आया, जरा लिखा हुआ दिखाओ। लेकिन स्कैन्स में फ्रंट ऑफिस की कुर्सी पे बैठा हुआ जो शख्स है उससे आपने सवाल नहीं पूछा, क्यों? जिस सीट पे वो बैठा है उसके टाइटल पे जो लिखा हुआ है और वहां मौजूद है और स्कैन को कोई एतराज नहीं है और वो धड़ाधड़ वहां एडमिशन कर रहा है, तो दिस स्कैन रीजनेबली भी अज्यूम के एजेंट ही होगा। और अगर वो एडमिशन कर रहा है तो ये भी आप सोच सकते हैं कि अथॉरिटी भी होगी। ऐसी अथॉरिटी को क्या कहेंगे? इम्प्लाइड। इम्प्लाइड जो समझी जाए। एक्सप्रेस क्या थी? जो बोली जाए या लिखी जाए, और इम्प्लाइड जो समझी जाए। तो एजेंट की अथॉरिटी आपसे को पूछे तो आप कहें वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, या बोली लिखी जा भी सकती है, या सिचुएशन से उसकी पोजीशन से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई उसकी इस वक्त अथॉरिटी है या नहीं। जी जी, मार्केटिंग भी कई दफा कुछ मार्केटिंग एजेंट होते हैं। अगर एक बंदा मार्केटिंग एजेंट है तो नॉर्मली जो वो काम कर रहा होता है लोग अक्सर उसको समझ लेते हैं कि ये बंदे की अथॉरिटी में है। तो प्रॉब्लम एजेंसी में ये है कि अगर आपको डाउट हो तो आप एक्सप्रेस अथॉरिटी की तरफ जाएं, लेकिन अगर उस बंदे की पोजीशन से आपको लग रहा है तो फिर आप इसमें इस अथॉरिटी की तरफ नहीं जाते। फॉर एग्जांपल अगर मैं कभी कहूं कि नहीं भाई कल क्लास नहीं, कल टेस्ट करते हैं, मजा आएगा, तो आप में से कोई पलट के ये नहीं कहेगा कि सर जरा कागज पे लिखा हुआ दिखाएं कहां कॉलेज ने आपको इख्तियार दिया है कि आप अचानक से टेस्ट ले सकते हैं। क्योंकि मैं टीचर की सीट पे मौजूद हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप रीजनेबली अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं जो भी कर रहा हूं उसकी मेरे पास अथॉरिटी है। तो एक्सप्रेस, इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में बोल के या लिख के, एक्सप्रेस में बोल के ये लिख ये झूठ बोल रहा है, लिखा हुआ ना दिखाएगा, फिर हम कंफर्म करेंगे मेन प्रिंसिपल से।
अब मैं एक पुराना लफ्ज आपको आपके बक्से में से, गुज़िश्ता बक्से में से जो आपने कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है उसमें से निकाल के बताता हूँ। रेटिफाई करेगा प्रिंसिपल। क्या था ये लफ्ज? तस्दीक। बाद में वो रेटिफाई कर सकता है। हमने कहा था ना माइनर बड़ा होके भी रेटिफाई नहीं कर सकता। रेटिफाई का मतलब है कि एक बंदा कंफर्म कर दे, हाँ भाई ये मेरी तरफ से ही था। तो कभी कभी डाउट होता है, कभी कभी कंफ्यूजन होती है। जैसे अभी हमारी टेस्ट की कंफ्यूजन एक बन गई कि टेस्ट है या नहीं है। मैंने क्लास में आके कहा नहीं 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 टेस्ट नहीं है, अभी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे फिर टेस्ट लेंगे। तो वो पिछली अथॉरिटी थोड़ी सी जो डाउट में था कि टेस्ट है नहीं है वो खत्म हो गई। और अगर मैं कहता हाँ भाई बिल्कुल 100% मैंने ही तो कहा था ऐसा, तो रेटिफाई हो जाए। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड समझ आई। एक इमरजेंसी में भी होती है अथॉरिटी। चले, क्या मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं किसी बच्चे को उठा के बिल्डिंग से बाहर फेंक दूं इस फ्लोर से? अगर अचानक आग लग जाए, बच्चे भाग रहे हो, नीचे मलबा गिरा हुआ हो, सारे बच्चे फंसे हुए हैं, दीवार के करीब हैं, नीचे मुझे नजर आ रहा है एक गद्दा पड़ा हुआ और एक बच्चा घबरा रहा है जंप मारने में, और मुझे लग रहा है कि अगर इसने जंप नहीं मारी तो जल के भस्म हो जाएगा, और मैं उसे उठा के फेंक दूं, अब बताएं। मुझे तो ना एक्सप्रेस ना इम्प्लाइड, टीचर की पोजीशन से कहीं भी साबित नहीं होता कि एक बच्चे को वो तीसरी मंजिल से धक्का दे दे, और ना ये बात कहीं लिखी हुई होगी ऑब्वियसली, तो ना ये एक्सप्रेस अथॉरिटी है ना ये इम्प्लाइड है। लेकिन हालात वाकयात इमरजेंसी के थे, उस वक्त जान बचाना जरूरी था। तो उस वक्त अगर मैंने अपनी अथॉरिटी से निकल के कुछ ऐसा किया जो मेरे इख्तियार में नहीं था, वो बच्चा नीचे गिरा, जान बच गई, लेकिन उसके पाँव में फ्रैक्चर आ गया या पाँव में मोच आ गई और उसके घर वालों ने मेरे पे केस कर दिया, तो मैं कहूंगा जी स्कैंस पे केस करो। मैंने स्कैंस के मफाद में स्कैंस के लिए इस बच्चे की जान बचाने की कोशिश की। क्या स्कैन ने मुझे इख्तियार दिया था? लेकिन इमरजेंसी में एजेंट हैज ऑल द पावर्स। एजेंट हर वो काम जो उसको उस सिचुएशन में कॉमन प्रूडेंस रखने वाले बंदे को इमरजेंसी में अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए जो समझ आए, वो उसके पास अथॉरिटी है। ये ऐसे ही है जैसा एक प्रिंसिपल का आप सामान लेके आ रहे हैं, एक छोटी सी बोट है, उसमें आप प्रिंसिपल का सामान लेके आ रहे हैं, करोड़ों का सामान है, शिप में हो गया छोटा सा सुराख, उसकी वजह से थोड़ा सा पानी अंदर भर गया, उसने वो सुराख तो भर दिया, लेकिन पानी अंदर भरने की वजह से शिप आहिस्ता 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 नीचे हो रही है। डेंसिटी का प्रिंसिपल तो पता ही है ना आपको। ये बहरी जहाज डूबते क्यों नहीं है? उनकी डेंसिटी कम होती है और पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर उसमें पानी भर जाए तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, वो डूब जाएगा। अब उस छोटी सी शिप में सामान पड़ा हुआ है प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल ने कहा बड़ी हिफाजत से इसको लेके आना, और करोड़ों का सामान है, कश्ती पानी में डूबने वाली है। एक तरीका है उसको बचाने का कि कुछ सामान फेंक दिया जाए। क्या प्रिंसिपल ने इसे ये कहा होगा कि तुम कभी भी दिल करे कोई भी सामान फेंक देना? लेकिन उस इमरजेंसी में एक नॉर्मल अक्ल शऊर रखने वाले बंदे ने अपने प्रिंसिपल को बड़े नुकसान से बचाने के लिए अगर इमरजेंसी में कुछ किया तो ऑटोमेटिकली उसकी अथॉरिटी बन गई। आपकी जबान में समझाऊं, फर्ज करें ये खुद ब खुद कौसाई कॉन्ट्रैक्ट बन गया। देखे ना, लॉ इसके साथ जुल्म नहीं करेगा, इसने बेचारे ने बेस्ट इंटरेस्ट में काम किया अपने प्रिंसिपल के, हाँ उससे पूछे बगैर किया। तो कभी कभी अथॉरिटी ना एक्सप्रेस होती है ना इम्प्लाइड होती है, लेकिन हालात तो वाकयात ऐसे गंभीर हो जाते हैं कि वहां पे आपको ऐसा करना पड़ जाता है। तो ये जो एक कॉमन शख्स ने अपने अक्ल शऊर से अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए जो हरकत की, इसको हम कहेंगे एजेंसी बाय नेसेसिटी। इमरजेंसी भी कह सकते हैं, नेसेसिटी भी कह सकते हैं। तो हंगामी सिचुएशन में, इमरजेंसी में या नेसेसिटी में भी उसके पास खुद ब खुद अथॉरिटी आ जाती है। नेसेसिटी। सर अगर बच्चा मर जाए, असल में देखिए मैं तो नहीं ऐसा बोल सकता था, ये तो खतरनाक है, लेकिन अब एक बच्चे ने ही कहा है कि अगर बच्चा मर जाए तो भी अदालत में अगर साबित हो जाए कि उस वक्त नीयत साफ थी और उस बच्चे को बचाने की कोशिश थी, तो बचत हो जाएगी। वरना तो वो जो क्या कहते हैं, वो टाइटैनिक में वो जो बेचारा पानी में पड़ा ही ठंड से ही मर गया गरीब, कौन था वो जो हीरो था गरीब, जैक।
अगर वो उस सारी मुमकिन कोशिश में भी उस खातून को बचाने की कोशिश करता और खातून मर जाती, फिर भी उसको तो कोई ना पूछता, लेकिन जो बंदा मर गया इसका किसी ने पूछा ही नहीं, ये तो जुल्म है ना। तो खैर इमरजेंसी में की गई एक्शंस में ना बहुत सारी चीजें थोड़ी प्लस माइनस हो जाती है, कि सबको पता है, बस सिर्फ जहन में ही रखना है कि उस बंदे ने उस टाइम पे बेस्ट इंटरेस्ट में काम किया या अपना कोई और मफाद बीच में था। हो सकता है बच्चे को इसलिए फेंका हो कि मेरी जगह नहीं बन रही आगे जाने की, बच्चा हटेगा तो मेरा रास्ता खुलेगा। तो अगर बाद में साबित हो जाए कि वो इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट नहीं था तो वो गलत हो। आप कहेंगे सर ज्यादा ना पढ़ा दे, तो थोड़ा सा रोक लेते हैं। नहीं खत्म नहीं किया, मैं इतना बुरा नहीं है, मैंने थोड़ा सा रोक लिया। ठीक है जी, अब आप लोगों ने हैंड आउट अब हम दे सकते हैं। कोई हमारा नुमाइंदा है बीच में? ट्रांसपोर्टर होते हैं। ठीक है, हमारा कोई भी नुमाइंदा, चलें इनको वो कर दें। जी अब अगेन वही बात है, ट्रांसपोर्टर एक बस वाला बस चला रहा है और अचानक से सामने से एक ट्रक आ गया और उसने उस सारे मुसाफिरों को बचाने के लिए एकदम से बस गिरा दी या बस को टेढ़ा कर दिया और वो साइड पे हुई, उससे कम नुकसान हुआ। तो अगर वो साबित कर दे कि मैंने इन इमरजेंसी इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दीज मुसाफिर ये सब किया, तो उसको अदालत से थोड़ी सी। जी अब अगेन अगर पेपर में सवाल आए और आपको समझ ना आए कि इमरजेंसी थी या खुद ही क्रिएट हुई है, तो फिर आपने कहना है, आपने लिखना है कि इफ देयर वाज एन इमरजेंसी सिचुएशन, तो देन इस बंदे की खुद ब खुद अथॉरिटी बन गई। अथॉरिटी ना एक्सप्रेस थी ना इम्प्लाइड थी, खुद ब खुद बन गई। डन। जो ऑनलाइन में भी हजरात हैं वो भी सुन लें, फिजिकल वाले भी। चैप्टर 10 का पहला सफा जिसको मैंने बड़ी सी डायग्राम डाल के फैलाया है, और नीचे भी आप देखें तो जबरदस्ती के एंटर लगाए हैं, फैल जाए थोड़ा सा ना। नेक्स्ट पेज पे लीगल प्रॉब्लम्स विद एजेंसी रिलेशन, ये बस सिर्फ पढ़ लेना है ऐसे, ये बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कई दफा हमें समझ नहीं आता कि प्रिंसिपल एजेंट है या नहीं है। अथॉरिटी में एक्सप्रेस अथॉरिटी पढ़नी है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी पढ़नी है, और चौथी वाली एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी पढ़नी है। तीसरी वाली आपने नहीं पढ़नी। अब पेरेंट या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी ये भी आपने नहीं पढ़नी, ये हमने कल के ऊपर, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है तो इसको कल हमने 2-3 एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, ऑनलाइन वाले हजरात आपको जो पहला पेज चैप्टर 10 का पूरा और दूसरे में एक हेडिंग है नीचे के करीब, अ पेरेंट ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, वो नहीं पढ़ना, बाकी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, कल देख लेते हैं, कल तो टेस्ट की कंफ्यूजन नहीं है, कल कितने बच्चे आते हैं, और कल मैच भी नहीं है पाकिस्तान का। जी जी, सारे जितने भी इम्प्लॉय अपने इदारों के एजेंट होते हैं।